हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीए। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया फ्रांस रिलेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया फ्रांस रिलेशंस जो आपके अभी जुलाई मंथ में न्यूज़ में रहा है, इसको ज़्यादा अच्छे से जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है उन्हें समझने के लिए पहले हम जो पास्ट में डेवलपमेंट्स हुई है इंडिया और फ्रांस के रिलेशन में पहले वो जान लेते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि जो करंट विजिट है, जो हमारे ये जो करंट में इसकी न्यूज़ आई है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए समझना। तो सबसे पहले इंडिया और फ्रांस एक दूसरे को एक टैग देते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने का। ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इंडिया और फ्रांस ने एक दूसरे के साथ साइन कर ली थी इन 1998। अब देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है। देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक आप कॉमन लैंग्वेज में अगर इसे समझना चाहो तो जैसे आप किसी भी अपने दोस्त को बेस्ट फ्रेंड का टैग दे देते हो। तो जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, जैसे उसके साथ ज़्यादा अपनी बातों को शेयर करना या कोई भी बातचीत है तो उसमें एक दूसरे का कॉपरेशन ज़्यादा होना। इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आप समझ सकते हो कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कॉपरेशन उनके बीच में बहुत ज़्यादा है, और एक दूसरे की तरफ जो भी वो पॉलिसीज बनाएंगे वो एक दूसरे के साथ बनाएंगे, एक दूसरे के फेवर के लिए बनाएंगे। आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक, तो एक फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया जाएगा किसी भी कंट्री को। तो इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं सिंस 1998। अब जो हमारे एरियाज ऑफ कॉपरेशन है वो क्या क्या है। एरियाज ऑफ कॉपरेशन में आता है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कुछ, डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी, स्पेस, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ट्रेड, पीपल टू पीपल टाइज। इतना ज़्यादा कॉपरेशन है। तो अगर एक एक करके हम कुछ एक कॉपरेशंस देख लेते हैं कि कहाँ कितना कॉपरेशन है। तो सबसे पहले है डिफेंस। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपरेशन होता है, क्योंकि जो फ्रांस है वो एक की डिफेंस पार्टनर की तरह आपका एमर्ज हुआ है इंडिया के लिए। फ्रॉम 2017 टू 2021 सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर रहा है फ्रांस। इतने ज़्यादा डिफेंस के इक्विपमेंट्स उसने प्रोवाइड किए हैं इंडिया को। अब जो मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर इंडिया विद क्रूशियल डिफेंस डील कौन है, याद रहेगा, फ्रांस है। ठीक है। और यहाँ पर मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट भी काफ़ी होता है। मतलब कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो दोनों कंट्रीज की मिलिट्री एक दूसरे के साथ करती है, चाहे वो आपकी एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो। ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं डिफेंस डील, डिफेंस कॉपरेशन में। जो पहला है वो है स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स। ये जो सबमरीन्स हैं 2005 से ही इंडिया में बिल्ड की जा रही हैं। और ये जो बिल्ड करने का प्रोसेस है उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए, कोई भी सबमरीन आप बना रहे हो तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ये कहाँ से किया जा रहा है, फ्रेंच फ्रेंच की एक कंपनी है डिसॉल्ट, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रही है इंडिया को। एंड ये जो सबमरीन्स हैं 2005 से ही इंडिया में डेवलप हो रही है। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। सो इसी अभी सिर्फ इतना ही करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सेकंड जो कॉपरेशन है वो है कि इंडियन एयरफोर्स को राफेल फाइटर जेट्स 36 ये कहाँ से रिसीव हुए हैं, फ्रांस की ही कंपनी है वहाँ से डिलीवर हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने एयरबस के साथ टाई अप किया है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स। और ये जो 295 एयरक्राफ्ट्स है कहाँ पर बिल्ड किए जाएंगे, C295 ये नाम है इसका। ठीक है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है कहाँ पर बिल्ड किए जाएंगे, वडोदरा गुजरात में किए जाएंगे। अब जो मेन चीज़ है जिससे आपको समझ आएगा कि कितना ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं वो है जॉइंट एक्सरसाइजेस। इंडिया और फ्रांस की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करती हैं। तो इन एक्सरसाइजेस का नाम याद रख सकते हैं, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है प्री में। जैसे शक्ति, वरुण, गरुड़। शक्ति आर्मी की है, वरुण नेवी की है और गरुड़ एयरफोर्स की है।
इसमें एक और है जो ऐड नहीं करना रह गया इसमें, जिसका नाम आप लिख सकते हो डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो जो बायलेटरल ट्रेड है अभी रिसेंटली जो 2022-23 के अंदर रहा है वो 13.4 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट की बात करें इसमें से तो जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो 7 बिलियन डॉलर का हो रहा है, और जो इम्पोर्ट है वो 5.8 बिलियन डॉलर का हो रहा है ड्यूरिंग 2022 एंड 23। ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये अभी चेंज हुए हैं। इससे पहले ज़्यादातर हम इम्पोर्ट डिफेंस की जो इक्विपमेंट्स है वो ज़्यादा करते थे फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो फ्रांस से जो इन्वेस्टमेंट आती है वो इतनी ज़्यादा है कि 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है फ्रांस इंडिया का। ठीक है, एंड जो ये अमाउंट में अगर हम बात करें तो कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है, अराउंड 10 बिलियन डॉलर्स की फ्रॉम 2000 टू 2022। एंड और अगर हम एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 1.70% जो एफडीआई इंडिया में आता है, ये अराउंड 1% ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फ्रांस से आती है। नेक्स्ट है सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन। इसको ध्यान से जरूर लीजिएगा, इससे आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा कि क्यों ज़्यादा इंडिया और फ्रांस की दोस्ती है। ठीक है, देखिए अंटिल 1960s 70s तक फ्रांस का जो टिल्ट था वो पाकिस्तान की तरफ था। इवन इतना ज़्यादा टिल्ट था कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1970 का, वो 1971 का जो वॉर था, उसमें जो इक्विपमेंट्स पाकिस्तान को प्रोवाइड किए गए थे वो फ्रांस के द्वारा किए गए थे। ठीक है, अब जो फ्रांस है वो पहला ऐसा कंट्री बना 1998 में जिसने इंडिया की न्यूक्लियर टेस्ट के बाद स्ट्रेटेजिक डायलॉग किया इंडिया के साथ। अब ये तरह इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में तो बहुत सारे वर्ल्ड की कंट्रीज ने इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे। ठीक है, लेकिन जो फ्रांस था उसने हम पर सैंक्शंस नहीं लगाए थे। हम इंडिया के साथ बातचीत करी थी कि भाई तुमने ये न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया है, क्या बनाना चाह रहे हो। तो इंडिया से बात करने पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न है, इंडिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उनको अंडरस्टैंड किया था और बायलेटरल सैंक्शंस नहीं लगाए थे। ठीक है, इसीलिए तब से इंडिया और फ्रांस के बीच में जो कॉपरेशन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। एंड ये इतना इंक्रीज हुआ कि 2008 में इंडिया और फ्रांस ने सिविल न्यूक्लियर पैक्ट साइन कर लिया आफ्टर यूएसए ने 2005 में किया था और इंडिया और फ्रांस ने फिर 2008 में कर लिया। तो अंडर न्यूक्लियर पैक्ट क्या होगा, सिविल न्यूक्लियर पैक्ट, आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए दो चीज़ें मेन चाहिए होती हैं। क्या, एक तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए जो कि यूरेनियम है। दूसरा आपको क्या चाहिए होता है, जो रिएक्टर्स चाहिए होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है उन्हें बनाने के लिए। तो सिविल न्यूक्लियर पैक्ट के अंदर ये दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में सिविल न्यूक्लियर पैक्ट 2008 में हुआ था। अब दूसरी चीज़, इसके बाद से ही और क्या कॉपरेशन हुआ, इंडिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहे हैं जैतापुर महाराष्ट्र में। तो वहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए, ठीक है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के भी टाइप होते हैं जिसमें से एक टाइप ये है प्रेशराइज रिएक्टर्स। ये 6 प्रेशराइज रिएक्टर्स किसकी मदद से बन रहे हैं, फ्रांस की मदद से बन रहे हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा वो हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन न्यूक्लियर एनर्जी। ये भी दोनों का साथ ही चल रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉपरेशन एट इंटरनेशनल फॉर्म। इंटरनेशनल जो फॉर्म्स हैं उनके ऊपर इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब देखने को मिल सकता है कि कितना ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है, कितना सपोर्ट करते हैं। फ्रांस ने इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए बिड किया है।
कि हाँ भाई परमानेंट मेंबर बनना चाहिए यूएनएससी का। अब यूएनएससी आपको पता है क्या है? यूएनएससी यूनाइटेड नेशन का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइज पार्ट है, ऑर्गन है। एंड इसमें सिर्फ 5 कंट्रीज हैं, P5 कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं। अब उस P5 कंट्रीज के अंदर इंडिया को भी ऐड होना है। इंडिया अपने क्रेडेंशियल्स रखता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं कि भाई इंडिया ने कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, अपने ट्रूप्स दिए हैं। तो उस बेसिस पर इंडिया चाहता है कि उसे भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए इस काउंसिल का। और उसके लिए फ्रांस भी उसको सपोर्ट कर रहा है, और फ्रांस भी क्या है? यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर है। ठीक है। एंड एक और है ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इस ग्रुप का काम क्या है? ये ग्रुप आपके जो यूरेनियम सप्लाई है किसी भी कंट्री को, देखिए कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर यूरेनियम मिलता है, तो उन कंट्रीज ने मिलकर अपना ग्रुप बना लिया कि हम यूरेनियम सप्लाई करेंगे। ठीक है। जो हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा उसको दे देंगे, जिसको नहीं करेगा उसको नहीं देंगे। तो इस ग्रुप के अंदर जो भी कंट्रीज हैं, पार्टिसिपेंट हैं, उन वो एक दूसरे के साथ यूरेनियम भी शेयर करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की हो या न्यूक्लियर वेपन बनाने की हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की हो, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जो पार्टिसिपेंट नहीं है उनके साथ ये शेयरिंग नहीं होती है, यूरेनियम सप्लाई नहीं किया जाता। तो फ्रांस सपोर्ट करता है कि इंडिया को भी इस ग्रुप का पार्ट बना लिया जाए। ठीक है। अब आपको इस चीज़ का इम्पोर्टेंस तब समझ ज़्यादा अच्छे से आएगा अगर आपने यूएनएससी पढ़ा हुआ है कि परमानेंट मेंबरशिप के लिए कितना बिड करवाना कितनी बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट जो कॉपरेशन है वो देख सकते हैं आप, जब चाइना ने एक रेजोल्यूशन पुट ऑन किया था यूएनएससी में ही, इसी यूएनएससी काउंसिल में, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को स्क्रैप डाउन किया, ठीक है, कि भैया उसने गलत किया है, तो उस टाइम पर काउंसिल के अंदर इस रेजोल्यूशन को, चाइना के इस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया था फ्रांस ने। तो समझ आ रहा है कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, कि ज़्यादा उनके बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है इंडिया ने स्क्रैप डाउन किया नहीं किया, क्यों किया, इंटरनल मैटर है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट कॉपरेशन। क्लाइमेट कॉपरेशन की बात करें तो दोनों ही जो कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड है। पेरिस एग्रीमेंट में एक दूसरे के साथ जो भी उनके कमिटमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। और रिसेंटली 2015 में उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सेटअप करने के लिए अपना ऑफर रखा था। ठीक है। और इन दोनों के ही एफर्ट्स की वजह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस एस्टेब्लिश भी हुआ है। अब ये अलायंस क्या करता है? ये अलायंस प्रमोट करता है कि आप एनर्जी प्रोड्यूस करो यूजिंग सनलाइट। ठीक है। सोलर को प्रमोट करना चाहता है ताकि लोग, जो भी कंट्रीज ट्रॉपिकल एरियाज में या सब ट्रॉपिकल एरियाज में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सनलाइट अवेलेबल है, वो लोग एनर्जी प्रोड्यूस करें यूजिंग सनलाइट। ओके। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया और फ्रांस का ही प्रपोजल है, उसी के बाद ये बनाया गया है। ठीक है। इन दोनों ने काफ़ी एफर्ट्स लिए थे, स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं मैरीटाइम टाइज की, कि ओशियन रीजन के अंदर इन दोनों का कितना कॉपरेशन है। तो दो बेसिक रीजन्स हैं जहाँ पर इन दोनों का कॉपरेशन होता है। वो है, एक है इंडियन ओशन रीजन और एक दूसरा है इंडो पैसिफिक रीजन। जो इंडियन ओशन रीजन है, वहाँ पर इन दोनों ने जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ इंडिया फ्रांस कॉपरेशन बनाया है, जिसके अंदर ये एक ब्लूप्रिंट है बेसिकली। ठीक, ब्लूप्रिंट है कि किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। मतलब एक रास्ता दिखा दिया कि भाई हम इस चीज़ों को बारे में कोऑपरेट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें, तो इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया और फ्रांस ने 2022 में सेटअप किया था एक, क्या, इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट
कॉपरेशन फंड, ये एक फंड है जिन दोनों ने एग्री किया था कि हाँ ठीक है हम बनाएंगे। और ये फंड से क्या होगा, अब इस फंड में पैसा डालेंगे, दोनों कंट्रीज डालेंगे, ठीक है। अब ये जो दोनों कंट्रीज इसमें पैसा डालेंगे, कहीं पर लगाएंगे भी, कहाँ यूज किया जाएगा इसे, सस्टेनेबल इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए। जो भी कंट्रीज कोई भी सस्टेनेबल इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर आती हैं उनको फंड किया जाएगा थ्रू दिस फंड। नेक्स्ट है इंडिया फ्रांस यूएई ट्राइलेटरल इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव तीन इन कंट्रीज ने, इंडिया, फ्रांस और यूएई के साथ किया है, तीनों का ही इनिशिएटिव है, ताकि ये इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ये लिखा हुआ ना फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू ऑफ अफ्रीका टू द फार पैसिफिक, इसका मतलब है इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं ये। इस रीजन में जो भी मैरीटाइम रिलेटेड अवेयरनेस है, ये सिक्योरिटी है, उसके रिलेटेड ये काम करेंगे, ठीक है। ये इनिशिएटिव वो है। नेक्स्ट है स्पेस कॉपरेशन। स्पेस कॉपरेशन में इंडिया की स्पेस एजेंसी एंड फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया है। एंड 2020 में ये चीज़ डिक्लेयर भी कर दी थी कि ये दोनों एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप सेटअप कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे इन द फील्ड ऑफ स्पेस। और जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है उसको हम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है CNES, फुल फॉर्म है इसकी नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, ठीक है। अब CNES भी लिखकर काम चल जाएगा अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं तो। नेक्स्ट है जॉइंट मार्स मिशन। इंडिया ने अपना मार्स मिशन ऑलरेडी सेंड कर दिए, सक्सेसफुल रहा है। तो 2020 में इसरो और CNES ने ये अनाउंस किया था कि अगर फ्यूचर में कोई भी मार्स मिशन इन भेजना है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ भेजेंगे, जॉइंट मार्स मिशन भेजा जाएगा इन द नियर फ्यूचर। मतलब कोई डेट नहीं दी है, जब भी पॉसिबल हो पाएगा हमसे हम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस क्या होता है, देखिए जब भी कोई अर्थ से सैटेलाइट स्पेस में भेजा जाता है तो जो सैटेलाइट है उसे कोई कैरी करता है स्पेस के बाहर ले जाने के लिए, वो कौन होता है, एक रॉकेट लॉन्चर होता है। अब जो रॉकेट लॉन्चर है जब सैटेलाइट को आउटर स्पेस में रिलीज कर देता है तो उसके खुद के पार्ट्स का क्या होता है, वो वहीं रह जाते हैं। अब जो रॉकेट के पार्ट्स वहाँ स्पेस में रह गए हैं वो एक तरीके से क्या है, कूड़ा ही है। जैसे हमारे यहाँ पे वेस्ट है वैसे ही वो वहाँ पर वेस्ट है, उनका कुछ नहीं कर सकते वो आप, तो वो स्पेस में ही फ्लोट करते रहेंगे, उनको हम बोलते हैं स्पेस डेब्रिस, ठीक है। तो ये जो स्पेस डेब्रिस है ये इतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है आज के टाइम में, इनकी प्रॉब्लम जो है इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो रॉकेट के पार्ट्स हैं किसी न किसी सैटेलाइट के साथ कोलाइड करने वाले होते हैं, तो कंट्रीज को अपनी सैटेलाइट बचानी पड़ती है। तो उस चीज़ को लेकर इंडिया और फ्रांस ने कोलैबोरेट किया है कि जो ये इशू है स्पेस डेब्रिस वाला, इसको एड्रेस करेंगे, हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजी जाएगी। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होती है, ये वो सैटेलाइट होती हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर और उसके क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए होती हैं, ठीक है। तो 2021 में ही इसरो एंड CNES ने अनाउंस किया था कि वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे फॉर द अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, ठीक है, ताकि वो स्टडी कर सके अर्थ के एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को। तो ये था बैकग्राउंड सारा कि कितना ज़्यादा कोऑपरेशन होता है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। सो अब हम देख लेते हैं कि करंट में ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो करंट में ये इसीलिए रहा है क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल विजिट पर थे फ्रांस के। एंड वो कब गए थे ऑफिशियल विजिट के लिए, जब फ्रांस ने उन्हें अपनी बेस्टाइल परेड डे के ऊपर एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया था, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जाने से पहले कुछ डिफेंस के इक्विपमेंट्स का प्रोक्योरमेंट करना है इंडिया को, तो उस रिलेटेड पहले ही आर्टिकल्स रिलीज हुए कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें फ्रांस से लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वही डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से डिफेंस के इक्विपमेंट्स थे जो
पहले ही नेसेसिटी रखी गई कि जी प्राइम मिनिस्टर जी आप फ्रांस जा रहे हो तो बात कर लेना ये, और हमें ये डिफेंस के इक्विपमेंट्स और चाहिए, ठीक है। तो देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही एक काउंसिल है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। अब ये काउंसिल क्या करती है ये बता देते हो पहले। ये जो काउंसिल है आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों को जो भी डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, एक्वायर करना है, उसका डिसीजन लेती है, ठीक है। कि मान लो भाई 10 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को चाहिए, 5 एयरक्राफ्ट नेवी को भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये डिसीजन लेती है, डिसीजन लेना होता है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल लेती है, ठीक है। अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, ये एक सिंपल फॉर्मल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है कि भाई हमें ये चाहिए, और ये ऑफिशियल हो गया और डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी स्टैम्प कर दिया है कि हाँ लेंगे हम ये लेंगे, ठीक है। तो वो ग्रांट किया है और उन्होंने बोला है कि राफेल एम एयरक्राफ्ट 26 प्रोक्योर किए जाएंगे, एंड 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, ये भी फ्रांस से प्रोक्योर की जाएंगी, ठीक है। अब जो ये 26 राफेल एम, एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है यहाँ पर मरीन। देखिए अब जो राफेल जेट है जो एयरफोर्स के लिए आया था और जो नेवी के लिए आया है, ये दोनों ही चीज, इनमें कुछ टेक्नोलॉजी का डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों जेट्स का जो एरिया ऑफ वर्किंग है वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपकी नेवी का जो एयरक्राफ्ट है वो कहाँ पर लैंड करता है, वो जो शिप होती है सी के अंदर उसके ऊपर ही लैंड करता है। लेकिन एयरफोर्स वाला कहाँ लैंड करेगा, अर्थ के ऊपर करेगा, लैंड पे करेगा। तो इसीलिए इनकी टेक्नोलॉजीज भी अलग होती हैं, इसीलिए इन्हें जो ये एब्रिवेशन यहाँ पर यूज किया गया है राफेल एम बोला गया है इसीलिए, ठीक है। तो राफेल एम एयरक्राफ्ट लेने की बात चल रही थी एंड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स लेने की बात चल रही थी। अब ये जो राफेल एम फाइटर जेट्स हैं, ये जो 26 लेने हैं हमें, नंबर है 26, उसमें से 22 सिंगल सीटर होंगे एंड बाकी के बचे हुए 4 ट्विन सीटर्स होंगे, 2 सीट्स होंगे उनमें, ठीक है। और जो 2 सीट्स हैं उनमें कोई भी कैरियर कैपेबिलिटी नहीं होगी, कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। अब जो राफेल एम का जो सिलेक्शन किया गया है, इससे पहले बोइंग FA-18EF सुपर हॉर्नेट, इसके ऊपर भी बात हो रही थी कि हम सुपर हॉर्नेट ले लेते हैं, या तो राफेल लें या फिर सुपर हॉर्नेट लें, ठीक है। तो उस वक्त गवर्नमेंट का ये डिसीजन आया कि हम कौन सा प्रेफर कर रहे हैं, राफेल एम को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स के साथ थोड़ी इसमें बीच में कॉमनैलिटी है, जो भी इनकी वर्किंग है थोड़ा कॉमन रहेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के हमने राफेल ले रखे हैं, उसकी वर्किंग हम जानते हैं। तो ये वाला भी जो अगर हम मरीन के लिए ले रहे हैं, ये एडिशन भी थोड़ा बहुत सिमिलर रहेगा, तो ईजी रहेगा उसे ऑपरेट करना। यहाँ पर लिखा हुआ है डसॉल्ट एविएशन। ये डसॉल्ट एविएशन क्या है, कंपनी है फ्रांस की जो राफेल फाइटर जेट्स बनाती है, ठीक है। ऐसे ही बोइंग भी कंपनी है जो सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट्स बनाती है। आगे देखते हैं, अब सबमरीन के बारे में बात कर लेते हैं। ये 3 एडिशनल जो स्कॉर्पियन सबमरीन हमें लेनी है, ये हम बाय इंडिया कैटेगरी के अंडर ले रहे हैं। मतलब जो ये सबमरीन्स हैं इनका कंस्ट्रक्शन इंडिया में ही होगा और इंडिया की कंपनी करेगी, मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स, ठीक है। एंड ये जो 3 एडिशनल सबमरीन्स लेने की बात चल रही है, ये किसके अंडर लिया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर लिया जा रहा है। एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ, ये रहा प्रोजेक्ट 75, जो 2005 में ही इंडिया और फ्रांस के बीच में साइन हो गया था। 2005 में जब ये प्रोजेक्ट साइन हुआ था, उस टाइम पर कहा गया था कि हम 6 सबमरीन्स बनाएंगे, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाई जाएंगी, 6 बनाई जाएंगी। और कौन बनाएगा, मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बनाएगी। और जो टेक्नोलॉजी उसे बनाने के लिए चाहिए वो फ्रांस की ही कंपनी नेवल ग्रुप प्रोवाइड करेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी
मैजेगॉन को, ठीक है। एंड इसके अंडर जो 6 सबमरीन बनाई जानी है उनका नाम क्या क्या है? कलवारी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर, वागशीर, ये 6 बननी है। तो अभी तक इसका स्टेटस क्या है? इन 6 में से 5 सबमरीन्स बन चुकी है और ऑलरेडी नेवी में कमीशन्ड है, ठीक है। कौन सी बच गई? वागशीर बची है। सिर्फ वागशीर जो सबमरीन है वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, लेकिन अंडर सी ट्रायल्स है, अभी उसके ट्रायल्स ही चल रहे हैं कि सब ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहा। 2024 तक इसे भी डिलीवर कर दिया जाएगा। बाकी 5 ऑलरेडी कमीशन्ड है, ठीक है। ये स्टेटस है। तो इसी प्रोजेक्ट 75 के अंडर ही अब कह रहे हैं भाई 3 और कर लो सबमरीन से, ठीक है। तो ये बात चल रही है। अब जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो शिप के ऊपर लैंड करते हैं, कोई भी लैंडिंग करनी होती है नेवी के एयरक्राफ्ट्स को, तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स बोलते हैं शिप को। क्या बोलोगे? एयरक्राफ्ट कैरियर्स बोलते हैं। तो इंडिया के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं? सिर्फ 2। तो नाम याद रख लीजिएगा, जब सबमरीन की बात चल रही है, एयरक्राफ्ट की बात चल रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो एयरक्राफ्ट को शिप में कैरी कर सकते हैं, लैंडिंग या लॉन्चिंग करवा सकते हैं। वो है INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत, ठीक है। INS विक्रांत अभी लेटेस्ट है। तो बात चल रही थी ये कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हम लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहेंगी कि हाँ ये बात चली थी कि हमें ये डिफेंस की चीज़ें प्रोक्योर करनी है। अब हम बात करते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब ये जो होता है स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपको लगेगा इंपॉर्टेंट क्या, किसी ने कुछ कह दिया ठीक है, ऐसा नहीं है। जब आप कोई भी आंसर करते हो, मेंस का कोई भी आंसर लिखना होता है, मान लीजिए ग्लोबल साउथ पे कुछ आप लिख रहे हो, तो कभी कभी ये जो स्टेटमेंट्स है ये कोट कर देते हैं तो थोड़ा आंसर उभर कर आ जाता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट लगा मुझे उनकी स्टेटमेंट्स में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप छोड़ सकते हो, मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने ऐड कर दिया। तो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था वहाँ पर, कि इंडिया एक ब्रिज है बिटवीन वेस्ट एंड द ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो आप इसको डाल सकते हो। दूसरा जो उन्होंने बोला था, वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उनको एड्रेस किया था, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन होता है किसी भी कंट्री के पार्टनरशिप में। तो यहाँ पर वो बात कर रहे थे इंडिया फ्रांस की पार्टनरशिप की, ये थोड़ा गलत लिखा गया, कांटेक्ट है, ओके। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि जो तमिल है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, सबसे पुरानी लैंग्वेज है। और जो तमिल पोएट है, कौन? सेंट थिरुवल्लुवर। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मुझे आता नहीं है इसे प्रोनाउंस करना, तो आप थोड़ा इस चीज़ को इग्नोर कर लीजिएगा प्लीज़। तो इन सेंट का, इन तमिल पोएट का स्टैच्यू इंस्टॉल किया जाएगा कहाँ पर? फ्रांस में, ठीक है। ये एक अनाउंसमेंट उन्होंने किया था। नेक्स्ट जो उन्होंने बोला है, सर ने कहा कि जो वर्ल्ड ओल्डेस्ट लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की, वो कौन सी है? इंडियन। एंड वो कौन सी है? तमिल। तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड उन्होंने अपना वहाँ पर एक्सप्रेस किया था। नेक्स्ट ये और स्टेटमेंट आई थी कि इंडिया इज़ अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड मदर ऑफ डाइवर्सिटी। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी जब आपको डेमोक्रेसी वगैरह पे कुछ लिखना हो तब, ठीक है। नेक्स्ट आगे उन्होंने अपने जो इंडियन डायस्पोरा है उसे इनवाइट किया था कि भाई आकर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में एक्सप्लोर कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जो मुझे एक और इम्पोर्टेंट लगी स्टेटमेंट वो ये थी कि मिस्टर मोदी जी ने कहा कि देयर इज फीलिंग ऑफ एंग्विश इन द ग्लोबल साउथ अबाउट इकोनॉमिक हार्डशिप्स दैट द ग्लोबल साउथ इज फेसिंग। क्या हार्डशिप फेस कर रहा है? ऑयल के प्राइजेस, फूड के प्राइजेस जो अभी वॉर की वजह से बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उन हार्डशिप्स को लेकर उनके अंदर एक एंग्विश फीलिंग है। नेक्स्ट जो एक स्टेटमेंट आई थी वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड आई थी। जैसे हमने अभी बात की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन
एंड इस काउंसिल के अंदर कितनी कंट्रीज हैं? 5 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अपने लिए होमवर्क की समझ लीजिए कि आप सर्च करेंगे, गूगल कर लेंगे आप, गूगल या सर्च जो भी आप जिस पे करते हो, यूएनएससी में 5 कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, एक मेंबर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फ्रांस। ठीक है, तो स्टेटमेंट दी गई है कि हाउ कैन यूएनएससी claim to speak for the world when its most populous country and its largest democracy is not a permanent member। समझ आया कि जब इंडिया, जो कि सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसके पास सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, अगर इतनी बड़ी कंट्री को आप नहीं डालते हो तो कैसे आपकी यूएनएससी के सिर्फ वो 5 मेंबर्स वर्ल्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स थी जो दी गई थी। एंड अब देखते हैं आगे कि ये तो स्टेटमेंट्स वगैरह हो गई। अब ये तो मैंने बताया ना विजिट से पहले की चीज़ें थी, अब विजिट के बाद क्या हुई है। ठीक है, विजिट के बाद क्या क्या चीज़ें अनाउंस कर दी गई कि हाँ ये चीज़ें हम करेंगे, फाइनल क्या कर दिया गया। तो देखिए, इंडिया और फ्रांस का ये जो विजिट है, सबसे पहले आप ध्यान रख लेंगे उसकी 25th एनिवर्सरी थी, इसलिए ये विजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इंडिया फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ये 25th ईयर एनिवर्सरी था। एंड जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें फ्रांस की बेस्टाइल डे परेड सेलिब्रेशंस में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ठीक है, अनाउंसमेंट्स में सबसे पहला अनाउंसमेंट जो किया गया है वो डिफेंस कॉरपोरेशन में ही है, डिफेंस सेक्टर में ही किया गया है, जिसके अंदर इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, उसको डिज़ाइन और डेवलप कौन कर रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL बोलते हैं हम इसको। ठीक है, जो HAL इसे डेवलप कर रहा है, तो इसके अंदर कुछ और जो टेक्नोलॉजी इंजन डेवलपमेंट में जो और हेल्प चाहिए वो कौन कर देगा? HAL की सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन कर देगा फ्रांस। ये कंपनी है फ्रांस की, ये इसके साथ कॉपरेट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, both the nations has also announced cooperation on small and advanced modular reactors। हमने बात की थी कि फ्रांस इंडिया के अंदर जैतापुर महाराष्ट्र में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगवा रहा है, मदद कर रहा है, तो उसमें जो रिएक्टर्स हैं, जो भी छोटे साइज वाले या एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स चाहिए, उनमें भी कॉपरेशन करेंगे अब हम। ठीक है, ये अनाउंस किया है। नेक्स्ट है जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आपका जो इसरो है और फ्रांस की CNES है, उन्होंने कहा ही है कि भाई हम एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाएंगे, तो उसको लेकर फाइनलाइजेशन हुआ है कि हाँ ठीक है, अब तक तो हम बात कर रहे थे कि हाँ करेंगे करेंगे, अब फाइनल हो गया कि भाई हम ऐसे काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट आई है वो है रिलेटेड टू द सबमरीन, कि जो 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं उनके लिए मेजोगन डॉक लिमिटेड और नेवल ग्रुप, इन दोनों के ही बीच में MOU साइन हुआ है। ठीक है, MOU साइन हुआ है, डील पक्की नहीं हुई है, ये याद रखते हैं। लास्ट में आया था कि इसके ऊपर कोई डील फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ एक होता है ना टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर है उसको लेकर नेगोशिएशंस चल रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो सिंपली साइन हुआ है कि हाँ हम लेंगे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है इंडिया चाह रहा है थोड़ी ज़्यादा करें। जैसे मान लीजिए 8 to 10% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अगर ये ग्रुप कर रहा था, बाकी के काम ये खुद बना के दे रहा था, तो इंडिया कह रहा है कि अब 8-10 से 15-20 कर दो। इस तरीके से नेगोशिएशंस चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं, सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन, ये कंपनी है फ्रांस की, और HAL, ये दोनों एक और इंजन के ऊपर कोलैबोरेट करेंगे जिसका नाम है शक्ति इंजन। ये शक्ति इंजन HAL जो हेलीकॉप्टर्स बना रहा है, जैसे तेजस बना रहा है, उनके अंदर जो इंजन चाहिए उसके ऊपर इन दोनों का कॉपरेशन होगा। ठीक है, ऐसे एक और है एग्रीमेंट, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इंडिया की कंपनी है, नेवल ग्रुप फ्रांस, ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे ताकि सरफेस शिप्स इनकी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है,
यहाँ पर एक दोनों का कोलैबोरेशन होगा। लास्ट जो है वो एक रोड मैप है, एक रोड मैप बनाया गया है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब ये वर्ड जो है इसको थोड़ा मार्क कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री है जैसे इंडिया ही है, डिफेंस के इक्विपमेंट्स बाहर से किसी कंट्री से ले रही है ना, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, और ये किसी भी सॉवरेन कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती कि वो डिफेंस इक्विपमेंट्स बाहर से ज़्यादा ले रही है, इंस्टेड वो खुद नहीं बना रही है। ठीक है, तो इंडिया में ही वो अपने डिफेंस के इक्विपमेंट्स बना पाए, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल, डिफेंस इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का मतलब है कि फ्रांस इस चीज़ में हेल्प करेगा कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन सके। ठीक है, तो एक रोड मैप तैयार किया गया है कि भाई हम इस डायरेक्शन में इस तरीके से काम करेंगे, एंड इसी के लिए ही और ज़्यादा कोलैबोरेशन अच्छे से हो पाए, उसके लिए जो इंडिया की एम्बेसी है पेरिस में, वहाँ पर डीआरडीओ का एक टेक्निकल ऑफिस भी खोला जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो बेस्टाइल परेड में हुए थे, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बेस्टाइल परेड होता क्या है। ठीक है, फ्रांस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इंडिया का तो इंडिपेंडेंस डे पता है आपको, रिपब्लिक डे पता है क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही फ्रांस वालों को बेस्टाइल परेड क्यों इम्पोर्टेंट है। बेस्टाइल परेड फ्रांस 14 जुलाई को सेलिब्रेट करता है, एंड ये कब से कर रहा है, 1789 से कर रहा है, क्योंकि इस दिन पेरिस के जो लोग हैं उन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट अपने एम्परर लुइस 16 को लेकर। ठीक है, क्यों किया था भाई, मोनार्की नहीं चाहिए हमें, हमारी फ्रीडम चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड उन्होंने रिवोल्ट किया था, और उस दिन उन्होंने बेस्टाइल जो प्रिजन है वहाँ पर फोर्सफुली वो एंटर किया उन्होंने वहाँ पर, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया था। ठीक, तो इस दिन के बाद से ही फ्रांस ने फ्यूडलिज्म को, फ्रांस के अंदर जो फ्यूडलिज्म है उसको अबॉलिश कर दिया था, और डिक्लेयर कर दिया था क्या, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब जो फ्रांस है वहाँ से कुछ ऐसे आइडियाज हैं ह्यूमन राइट्स के, वो जिनका बर्थ हुआ है। ठीक है, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये इसी रेवोल्यूशन से ही आए हैं। ठीक है, अब ये जो आइडियाज़ है ये बाकी सभी कंट्रीज़ में फ्रांस की ही देन है, फ्रांस से जनरेट हुए, उसके बाद पूरी कंट्री पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गए। जैसे कि आप इंडिया को ही देख लीजिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, याद आ रहा है कहाँ लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो फ्रांस है, इन आइडियाज़ की वजह से ही क्या कहलाता है, लैंड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये फेमस है, इसी दिन से ही मिला है। ठीक है, तो अब आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ आया बेस्टाइल परेड का। अब हम देखते हैं कि इवेंट क्या हुआ था। सबसे पहले वहाँ पर जो स्ट्रेन, जो गाना बजा है, वो सारे जहाँ से अच्छा भी वहाँ पर रैंक किया गया है। एंड दूसरा, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मैक्रन, उन्होंने इंडिया को लेकर कुछ कहा है, कुछ स्टेटमेंट दी है, जैसे कि ए जाइंट, इंडिया वॉज अ जाइंट in the world history with a decisive role to play in the future, a strategic partner, a friend। समझ आया, जब किसी दूसरे देश का प्रेसिडेंट इंडिया के लिए कह रहा है कि भाई हमारा फ्रेंड है, तो मतलब कितने अच्छे टाइज हैं, ये शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इवेंट यहाँ पर हुआ था इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए जानना है वो ये है कि देखो वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन वर्ल्ड वॉर्स के अंदर जो हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उसने भी पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ब्रिटिश थे यहाँ पर जो रूल कर रहे थे उनकी वजह से। तो फ्रेंच लोगों के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन ट्रूप्स भी थे, तो उनको ऑनर किया गया था, उनकी मेमोरी, उन्हें याद किया गया था। ठीक है, इसके बाद ये क्यों इम्पोर्टेंट है वैसे, कि भाई हमारे इंडियन ट्रूप्स ने तुम्हारे यहाँ पर वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था तुम्हारे साथ, क्यों इम्पोर्टेंट है ये याद दिलाना उन फ्रांस वालों को। ये शो करता है कि भाई आज जो तुम हो
उसमें इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप शो कर रहे हो इतनी बड़ी कंट्रीज को, यूरोप को, कि आप जो आज हैं उसमें इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन है, हमारी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन ट्रूप्स का दिया गया था इन द वर्ल्ड वॉर्स। ठीक है, अब जो ट्रूप्स, इंडियन ट्रूप्स जो वहाँ पर दोनों वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उनमें से कुछ दो इम्पोर्टेंट है। एक है जैसे पंजाब रेजिमेंट और दूसरा है राजपूताना राइफल्स। पंजाब रेजिमेंट को अवार्ड भी मिला हुआ है 18 बैटल एंड थिएटर ऑनर, जब उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था उसके बाद। एंड राजपूताना जो राइफल है वो इंडिया का सबसे सीनियर मोस्ट राइफल है। अब सीनियर मोस्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। ठीक है, और राजपूताना राइफल ने भी दोनों वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, इस परेड के अंदर हमारी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी तीनों ने पार्टिसिपेट किया है। इंडियन नेवी का आईएनएस चेन्नई गया था। अब ये जो आईएनएस चेन्नई है ये इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, वो गया था। और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट गए थे, राफेल जेट्स ही गए थे, राफेल फाइटर जेट्स ही गए थे। और उन्होंने, जो स्टार्ट होती है परेड उस टाइम पर एक फ्लाइंग शो किया जाता है, फ्लाई पास्ट होता है शो, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। और जो इंडियन आर्मी का कंटिजेंट है उन्होंने भी मार्च किया था। ठीक है, वहां पर ही। अब वहीं पर ही जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उन्होंने इंडियन पीएम को ग्रैंड क्रॉस लाइजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, अब ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ लाइजन ऑफ ऑनर क्या है? देखिए, ये एक अवार्ड होता है, फ्रांस की तरफ से ही दिया जाता है और फ्रांस का ये हाईएस्ट ऑनर होता है। ठीक है, उस कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है और ये एक तरीके से आपका वार्म जेस्चर दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, अब ये यूजुअली दिया किसको जाता है? तो फ्रांस के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किसी भी फ्रेंच पीपल को देते हैं, कि जो भाई जो जिन्होंने भी फ्रांस की जो भी डेवलपमेंट है उसमें किसी ने सिटीजन ने कंट्रीब्यूट किया हो तो उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये दिया जाता है। फ्रेंच पीपल को भी दिया जाता है एंड साथ में फॉरेनर्स को भी दिया जा सकता है जिन्होंने भी सपोर्ट किया हो फ्रांस को। ठीक है, अभी कब से स्टार्ट हुआ था ये जो ऑनर है? ये नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में देना स्टार्ट किया था, तभी से ये चला आ रहा है कि वहाँ के फ्रांस के जो भी हेड ऑफ द स्टेट हैं वो डिजर्विंग सिटीजन को प्रोवाइड करते हैं। अब किस फील्ड के हो, चाहे किसी भी फील्ड ऑफ एक्टिविटी के हो। ठीक है, हाईएस्ट ऑनर है, सिविल भी और मिलिट्री के लिए भी, दोनों के लिए। और ये वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेशनल ऑनर्स है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इसका मोटो क्या है? फ्रेंच फॉर ऑनर एंड फादरलैंड, ये इसका मोटो है ऑर्डर का। अब ये जो ऑर्डर दिया जाता है आपसे, मान लो स्टेटमेंट में आ जाए 10 लाख रुपए दिए थे, 20 लाख रुपए दिए थे कैश इस ऑनर में, तो आप उस स्टेटमेंट को गलत कर दीजिएगा, क्योंकि याद रखना इस अवार्ड में कोई भी मटेरियल या फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ये सिंपली एक ऑनर है। ठीक है, एक प्रेस्टीज दे रहे हैं कि हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब कैसा दिखता है ये आप याद रखिएगा। रेड कलर का ये क्रॉस ये रेड रिबन है और इसके ऊपर ये क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, ये ऑनर दिया गया था नरेंद्र जी को। अब जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है वो है हॉरिजन 2047 रोड मैप चार्टिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है जो ये बताता है कि किस तरीके से इंडिया और फ्रांस आने वाले अगले 25 साल एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगा। 25 साल पूरे हो गए, आगे जो आने वाला 25 साल है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2047 में इंडिया को आज़ाद हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि आने वाले 25 साल में हमारा जो रिलेशनशिप है
वो हम किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, हॉरिजन 2047 रोड मैप, याद रख लीजिएगा। ऐसे ही बाय नेम भी पूछा जा सकता है, हॉरिजन 2047 रोड मैप इज व्हाट। ठीक है, अब ये जो डॉक्यूमेंट है, 3 पिलर्स हैं इस रोड मैप के, 3 पिलर्स हैं, कौन कौन से? एक है सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी, प्लैनेट एंड पीपल। ठीक है, ठीक है, करके देखते हैं इसमें है क्या। पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी, इसमें अंडर और सेक्टर्स हैं जिनमें हमने कोलैबोरेट करा है। तो सबसे पहले देख लीजिए डिफेंस। डिफेंस में हम बात कर चुके हैं, 36 रफाइल जेट जो अभी तक हमारा कॉपरेशन होगा, बातचीत चल रही है अभी इसके ऊपर, पूरा नहीं हुआ है। और प्रोजेक्ट 75 के अंडर जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं, 3 एडिशनल जो हमने लेने की बात की है उसके ऊपर। ठीक है, ये कॉपरेशन रहेगा हमारा। स्पेस में, स्पेस सेक्टर के अंदर हम बात करें तो इंडिया और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो रीयूजेबल लॉन्चर्स, जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तृष्णा एंड आपके स्पेस डेब्रिस, इनके ऊपर कोलैबोरेट करेंगे। रीयूजेबल लॉन्चर्स कौन से होते हैं? जैसे हमने बात की, सैटेलाइट्स जो होती हैं जो अर्थ से बाहर स्पेस में भेजी जाती हैं, तो रॉकेट के ऊपर जाती हैं, तो रॉकेट क्या करता है, अगर अर्थ के ही इन्फ्लुएंस में है, उसकी ग्रेविटी में है, तो वापस से अर्थ पे आकर गिर जाता है। या फिर रॉकेट का पार्ट अगर अर्थ की जो रीच है उससे थोड़ा बाहर जा चुका है, आउटर स्पेस में है, तो वो आउटर स्पेस में रह जाता है। तो अब जो रॉकेट्स हैं जो लॉन्च करते हैं आपकी सैटेलाइट को, वो ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं कि वो वापस आ जाए, मतलब जाए आउटर स्पेस में, सैटेलाइट को छोड़े और फिर वापस आ जाए, अपने अर्थ पे आके आराम से लैंड कर जाए। ठीक है, उनको बोलते हैं ये रीयूजेबल लॉन्चर्स। तो ये डेवलप करने की बात की जा रही है। एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जैसे हमने बात की है उसके ऊपर बात, ये कोलैबोरेट करेंगे, फाइनलाइजेशन हो ही चुका है, ये हमने अभी बात की थी। तृष्णा, अब तृष्णा क्या है, ये वर्ड इसीलिए ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये कॉन्सिलेशन है ऑफ मैरीटाइम सर्विलेंस सैटेलाइट इन द इंडियन ओशन, इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो कोलैबोरेशन करेंगे। एंड स्पेस डेब्रिस वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, वो उनका कॉपरेशन रहेगा। सिविल न्यूक्लियर के अंदर जो जैतापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है 6 EPRs का, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी चल रही है। तो दोनों कंट्रीज ने कहा कि हाँ प्रोग्रेस सही चल रही है और आगे से पूरा करते हैं। एंड स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर्स एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इनके ऊपर भी कॉपरेट करेंगे। ठीक है, वो बनाएंगे। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इनका क्या कोलैबोरेशन है, तो इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर कि हम कैसे एक्शन लेंगे इस एरिया के लिए, एक अडॉप्ट किया है रोड मैप। ठीक है, और फाइनलाइज कर दिया है इंडो फ्रेंच डेवलपमेंट फंड। इस फंड के ऊपर जो भी बातचीत करनी है, कौन कितने पैसे देगा, कहाँ यूज होंगे, किसको देना है किसको नहीं देना है, उसको लेकर फाइनलाइज कर दिया गया है कि वही हम ये ऐसे ऐसे बनाएंगे। अब ये जो फंड है करेगा क्या, ये किसी भी थर्ड कंट्री को दिया जाएगा। और किसको देंगे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा होगा उसको देंगे इन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, टेररिज्म के लिए कॉपरेट करने के लिए इन्होंने बोला है कि फ्रांस का ही GIGN और इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेगा टेररिज्म से रिलेटेड। और कुछ टेक्नोलॉजीज इंडिया और फ्रांस मिलकर डेवलप करेंगे। कौन कौन सी वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज होंगी? सुपर कंप्यूटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इनके ऊपर इनका बनाने के लिए कॉपरेशन रहेगा। एंड एक कॉपरेशन जो है वो ऑलरेडी साइन हो चुका है, किसके बीच में? फ्रांस की कंपनी एटॉस और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ इंडिया, इनके बीच में एग्रीमेंट हो चुका है कि जो एटॉस है वो सुपर कंप्यूटर सप्लाई करेगा। कितने रुपए के? 920 करोड़। ये आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हो इसे, बस इतना याद रख सकते हो आप कि सुपर कंप्यूटर सप्लाई एटॉस कंपनी करेगी इंडिया को। ठीक है, एग्रीमेंट साइन हो चुका है।
सिविल एविएशन की बात करें, जो सिटीजन्स एक दोनों ही कंट्रीज में जो आ जा सकते हैं, उसके लिए इन्होंने बोला कि ठीक है, जो भी एग्रीमेंट्स है, सेफ्टी टेक्निकल जो भी एग्रीमेंट्स हैं वो साइन कर लिए दोनों कंट्रीज ने, और एक्सपेंड करेंगे हमारे रूट्स को। ठीक है, तो ये कॉपरेशन रहेगा। नेक्स्ट आती है बात प्लैनेट एंड ग्लोबल इश्यूज। ग्लोबल ही जो अभी इशू चल रहा है वो एक प्लास्टिक पोल्यूशन है। तो प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर इनका क्या कोऑपरेशन रहेगा, दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, जिससे कि ये प्लास्टिक को पूरा तरीके से ख़त्म कर सके अपनी कंट्रीज में। कंप्लीट एंड की बात कर रहे हैं, एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट को ये ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेल्थ। हेल्थ सेक्टर के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। ठीक है, अब इस लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है कि हाँ ठीक है, हम दूसरे के साथ काम करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि हम हॉस्पिटल्स, मेडिकल रिसर्च, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस, इनसे रिलेटेड हमारा कॉपरेशन रहेगा। ठीक है, इस फील्ड में हम कुछ अच्छा चीज़ें कर सकें। एंड ये जो एफर्ट्स हैं वो हमारी फोकस रहेंगे टूवर्ड्स वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ क्या होता है? वन हेल्थ होता है कि आपका ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट की हेल्थ और एनिमल की हेल्थ, ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई एक भी इफेक्ट होता है तो बाकी दोनों के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। तो कह रहे हैं कि जो इंडिया और फ्रांस कोऑपरेट कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, उसमें जो भी डेवलपमेंट्स किए जाएंगे वो इसी को फोकस करेंगे, टारगेट करेंगे वन हेल्थ को ही। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्टर है जहाँ पर इनके बीच में कोऑपरेशन हो रहा है वो है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी के लिए इंडिया और फ्रांस ने ही एक रोड मैप तैयार किया था 2022 में, जिसे इन दोनों ने अडॉप्ट भी कर लिया था। क्या नाम है इसका? ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस। इस रोड मैप को दोनों कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है 2022 में ही। एंड अब इसी के अंडर ही फ्रांस का इंस्टीट्यूट है, फ्रेंच रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एक्सप्लोटेशन ऑफ सी, एंड इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ये दोनों ओशियन रिसर्च के ऊपर कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए फाइनेंस करना। तो इंडिया और फ्रांस कहाँ हो रहा है ये फाइनेंस? तो दो हैं इसमें, सॉरी तीन चीज़ें हैं इसमें इम्पॉर्टेंट जो एग्रीमेंट्स आपको याद रखने हैं। एक तो देखिए सिटीज़ 2.0, ये इंडिया की स्कीम है, इससे रिलेटेड है सस्टेनेबल सिटी प्रोग्राम। मतलब जो सिटीज़ डेवलपमेंट है इंडिया में वो अब सस्टेनेबल ही होगा। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ के लिए बात की जा रही है। तो ये जो प्रोग्राम है रिसेंटली इसका सेकंड फेज अभी रिलीज किया है इंडिया में। ठीक है, पहला फेज कब हो गया था रिलीज? 2018 में हो चुका था। ठीक है, तो इस सेकंड फेज के अंदर जो फ्रांस की फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है वो पैसा देगी, फंड करेगी, फाइनेंस करेगी। किनके साथ पार्टनरशिप? यहाँ पर यूरोपियन यूनियन एंड जर्मनी की कंपनी KfW का रहेगा। इनकी तरफ से फंडिंग आएगी इस पार्टनरशिप में। अब ये जो स्कीम है, ये स्कीम क्या है? देखिए सिटीज 2.0 अभी जून में ही रिलीज हुई है, आप इसको देख पाएंगे 1 जून की न्यूज़ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस स्कीम के अंडर 3 लेवल पर काम किया जाएगा, सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। सिटी लेवल पर क्या काम होगा? वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाएगा कि वेस्ट को सेग्रीगेट करना, कलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका डिकम्पोजिशन, इन सब के ऊपर। ठीक है, इस मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। सेकेंड है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर सिटी डेवलपमेंट के लिए जो भी क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है, एंड नेशनल लेवल पर
जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं और जो जो भी नॉलेज देनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो की जाएगी। ठीक है, तो इस स्कीम को फंड कौन कौन कर रहा है? फ्रांस, यूरोपियन यूनियन एंड जर्मनी की तरफ से फाइनेंस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साउथ एशियन ग्रोथ फंड। साउथ एशियन ग्रोथ फंड जो है उसके अंदर फाइनेंस फ्रांस की कंपनी है प्रोपारको, वो प्रोवाइड करेगी अराउंड 246 करोड़। इतने पैसे इन्वेस्ट करेगी ये कंपनी इस फंड के अंदर। अब ये जो फंड है किसको पैसा देगा? फंड किसको करेगा? फाइनेंस किसको करेगा? ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज की ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, यही प्रोपैरको विद सत्या माइक्रो कैपिटल इंडिया का उसके साथ 160 करोड़ की फाइनेंसिंग करेगा। माइक्रो फाइनेंस किसको माइक्रो फाइनेंस किया जाएगा? इंडिया की जो रूरल विमेंस है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? देखिए, लोन होता है लेकिन स्मॉल अमाउंट का लोन, छोटा लोन। ठीक है, कोई भी छोटे थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है लोन के लिए, उससे रिलेटेड है, उसको हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस। तो वो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है डीकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन। इंडिया और फ्रांस ने 2022 में ही इंडो फ्रेंच रोड मैप फॉर डीकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन, इस रोड मैप को अडॉप्ट कर लिया है पहले ही। ठीक है भाई, इसके अंडर हम कोई काम करेंगे। तो अब इसी रोड मैप के अंडर ही लार्सन एंड ट्यूब्रो एंड फ्रांस की कंपनी मैक्फी, इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है कि वो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, ये एग्रीमेंट किया गया है। लास्ट है आपका पीपल। पीपल के लिए क्या कोलैबोरेशन किया है इन्होंने, दोनों कंट्रीज ने? इसमें पहला एक टारगेट सेट किया गया है कि 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस के अंदर वेलकम किया जाएगा बाय 2030। और फ्रांस में ही अगर कोई मास्टर डिग्री करता है तो मास्टर डिग्री के बाद वो 5 साल के लिए शॉर्ट स्टे उसे वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो फ्रांस है वो इंक्रीज करेगा रिसोर्सेज ऑफ कैंपस फ्रांस नेटवर्क इन इंडिया, एंड जो नॉन फ्रेंच स्पीकिंग इंडियन स्टूडेंट्स है उनको फ्रांस की ही हायर एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करवाने के लिए इंटरनेशनल क्लास भी क्रिएट की जाएगी। दो इंस्टीट्यूट्स हैं, एक इंडिया के और एक फ्रांस का। इंडिया का है आईआईटी दिल्ली एंड फ्रांस का है इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक दे पेरिस, आईपीपी। ठीक है, इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है और साथ में आईआईटी मद्रास ने भी किया है आईपीपी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर नेटवर्क। उसमें अगर हम बात करें तो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का जो है वो सेटअप किया जाएगा फ्रांस में, और फ्रांस का सेटअप किया जाएगा इंडिया में हैदराबाद में। ठीक है, कल्चर में इंडिया और फ्रांस ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन किया है। फ्रांस ने कहा है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? इंडिया के अंदर एक नेशनल म्यूजियम बन रहा है न्यू दिल्ली में, उसकी डेवलपमेंट में। ठीक है, तो अनाउंस किया है फ्रांस कि भाई फ्रांस उस चीज़ के लिए सेलेक्ट कर लिया गया, इंडिया उसे पार्टनर बनाएगा। नेक्स्ट, फ्रांस की ही ये न्यूज़ एजेंसी है एंड इंडिया की प्रसार भारती, इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि एक दूसरे के साथ ऑडियो विजुअल कॉन्टेक्ट को एक्सचेंज करेंगे और कोई भी प्रोग्राम बनाना है रिलेटेड कल्चर, एजुकेशन, साइंस एंड स्पोर्ट्स, वो ये को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, रिसर्च में अगर हम बात करें तो जो फ्रांस और इंडिया है उसमें बोल रहे हैं कि इनकी फंडिंग ये इंक्रीज करेंगे। किसके अंदर? इंडो फ्रांस सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, इसकी फंडिंग इंक्रीज करने की बात की है बस। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के लिए बोला है कि लेटर ऑफ इंटेंट इन्होंने साइन कर लिया है कि हाँ ठीक है, जो भी अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे उनमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन रहेगा। लास्ट, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी की रिगार्डिंग बात की गई है कि
बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। जो आपके सिविक सर्विस इंटरनेशनल वॉलंटियर्स है इंडिया और फ्रांस में, 2025 तक उनके नंबर को डबल करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये थे प्रेजेंट डे एग्रीमेंट्स। हॉरिजॉन 2047 रोड मैप, इसमें पूरा मैंने आपको ये टॉपिक वाइज डाल दिया है, तो ये आप अपना याद कर सकते हैं, आंसर में यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब बात आती है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ इश्यूज होंगे दोनों के रिलेशंस में। तो मेन जो 3 आपकी इश्यूज हैं वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। सबसे पहला है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और फ्रांस के बीच में आज तक कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। अब वो कर भी नहीं सकता, फ्रांस जो है वो ईयू का पार्ट है, तो ईयू के साथ किया उनने, नहीं वो भी नहीं हुआ। इंडिया और ईयू के बीच में ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, इसके ऊपर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो चुकी है। बात चली है थोड़ी बहुत, कभी बहुत टाइम पहले शुरू हुई थी, लेकिन आज तक कोई फाइनलाइजेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। अब ट्रेड इम्बैलेंस भी है। ट्रेड इम्बैलेंस कैसे है? फ्रांस कितने ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं इंडिया को, तो सोचो कितना ज़्यादा आपका इम्बैलेंस है ट्रेड के अंदर। ठीक है, वो बात है। दोनों कंट्रीज इसके ऊपर बात करेंगे कैसे ठीक करें इस प्रॉब्लम को और इशू को कैसे रिजॉल्व करें। आईपीआर की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए तो फ्रांस ने काफ़ी इंडिया को क्रिटिसाइज किया है कि भाई जो भी फ्रांस के बिजनेस है इंडिया में, उनके आईपीआर राइट्स को इंडिया प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे करने वाले ये जो फ्रेंच बिजनेस है जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये थे कुछ इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। आई होप आपके लिए ये टॉपिक यूजफुल रहा हो, कुछ मदद मेरी तरफ से हुई हो आपके लिए। सो दैट्स ऑल ओके, एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड पढ़ते रहिए।